ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर राजनीति में जबरदस्त तनाव है। हर दिन के साथ ये विवाद और ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। विपक्ष को चुनाव आयोग की प्रक्रिया में खोट दिखाई दे रहा है। आज एक बार फिर से बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए और कई आरोप मढ़ दिए। तेजस्वी का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं। तेजस्वी ने यहां तक कह दिया कि जब वो राहुल गांधी के साथ 17 अगस्त से यात्रा पर निकलेंगे तब जनता का मूड देखकर ये तय करेंगे कि चुनाव लड़ना है या फिर नहीं लड़ना है। सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, पूरा का पूरा विपक्ष वोटर लिस्ट के बहाने चुनाव आयोग और बीजेपी को घेर रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि बिहार में विपक्ष को पहले ही हार दिखाई दे रही है, इसीलिए चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर गैर कानूनी वोटर का नाम हट रहा है तो फिर विपक्ष को दिक्कत किस बात की है? पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप के बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर आज भी सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान एसआईआर के खिलाफ दलील दी गई कि आखिर चुनाव आयोग को इतनी हड़बड़ी किस बात की है। चुनाव आयोग ने मनमाने तरीके से लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया है। आपको बताते चले, कल भी ये सुनवाई जारी रहेगी। कल चुनाव आयोग अपना पूरे मामले में फिर से पक्ष रखेगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच सच यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं दिया है, न ही प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक लगाई है। अब सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, फिर लड़ाई का इस तरह से क्या मतलब है? क्या वोट की चोरी के आरोप में दम है या ये विपक्ष सिर्फ सीनाजोरी इस मुद्दे को लेकर कर रहा है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर होगी बड़ी चर्चा, लेकिन सबसे पहले वार पलटवार सुनिए। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। संवैधानिक पद पर बैठ करके संवैधानिक पद के गरिमा को गिराना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, यही उनका रूटीन रह गया है। राहुल जी ने जो प्रमाण दिए हैं पब्लिक डोमेन में, उसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी है। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, बलंडर है। ये जनता के बीच पहुंच गया कि उनका मत सुरक्षित नहीं है। परिणाम कोई और निर्धारित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। चुनाव आयोग महज एक माध्यम बन के रह गया है। हम शुरू से कह रहे हैं कि इस एसआईआर के जरिए कई जेन्युइन वोटर्स का नाम काटा जाएगा और कट रहा है। भारत की नागरिक छीनना चाह रहे उनसे तुम लोग। क्या तेजस्वी जी और महागठबंधन के लोग जाली मतदाताओं के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं? जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पे भी हम लोग विचार कर सकते हैं। ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर करने वाले हैं बड़ी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। केसी त्यागी जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कंचना यादव, आप प्रवक्ता हैं, आरजेडी की जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ थोड़ी ही देर में सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ेंगे, और साथ ही सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से होंगे। केसी त्यागी जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, आज तेजस्वी यादव की ओर से दो टूक कहा गया है कि 17 अगस्त को वो जनता के बीच जाएंगे राहुल गांधी के साथ, और मूड को देखते हुए, मिजाज को भांपते हुए ये तय करेंगे कि बिहार का चुनाव लड़ना है या फिर नहीं लड़ना है। एसआईआर के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई छेड़ दी है उन्होंने। केसी त्यागी जी। चित्रा जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं लोकसभा का और राज्यसभा का सांसद रह चुका जी। मैंने 6 लोकसभा के चुनाव लड़े हैं और मैंने
श्री तेजस्वी यादव के पिता श्री जी के भी साथ चुनाव लड़ा और उसी पार्टी से लड़ा है, जनता दल से। जी, ये पहली बार हुआ है कि जब कोई मुख्य विपक्षी दल इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा। माननीय श्री राहुल गांधी जी के हाथ में लाल किताब देख करके मेरा भी सीना चौड़ा होता है कि हम संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं। संविधान के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, एक चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला, कल का फैसला, उससे पहले के फैसले को भी अगर हम अस्वीकार करते हैं तो संविधान को नहीं मानते। एक चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसके तहत लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी 15 साल तक मुख्यमंत्री रही हैं, उनके सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। मैं मानता हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि यहाँ वहाँ सूची में गलतियां रही होंगी, गलतियां रहती हैं। मैं जब पहला चुनाव लड़ा था चित्रा जी, तो मेरे समर्थकों ने मुझको कहा कि मतदान पत्र कुछ बाहर पड़े हुए हैं और मुझको धरने पे बैठा दिया। मेरी उम्र भी कम थी, अनुभव भी नहीं था। मैंने देखा कि मैं गलत था और चुनाव आयोग सही था। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कुछ गलतियां रही होंगी, दो नाम भी जुड़ गए होंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो चुनाव हारता है वो आरोप लगाता ही लगाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, अगर मैं ये भी कहना चाह रहा हूं तो भी गलत नहीं है, चूंकि पिछले काफी दिनों से जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, हर पराजय के बाद ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। अब मैं उसमें जाऊंगा तो बहुत लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी, वो मैं नहीं करना चाहता आपसे। एक तो जो इसकी आड़ में जिस तरह से बिहारियों का अपमान हुआ वो भी मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ। चिदम्बरम साहब ने बयान दे दिया, जो देश के गृह मंत्री रहे हैं, कि बिहारियों को बाहर करो, यानी कि तमिलनाडु में आर्टिकल 370 लगाओ। एक दूसरा, जिस तरह से बिहारी मतदाताओं को पहचान देख करके महाराष्ट्र में अपमानित किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनकी भाषा को लेकर के हो रहा है, तो ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? अब इतनी बड़ी पार्टी जो अब 75 साल आज़ादी के हम मना रहे होंगे, उसमें इस पार्टी की महती भूमिका रही हो, 50 साल तक आप शासन आपने किया हो, उसके बाद उस पार्टी से ये भाषा की मैं आशा, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है, लेकिन इसमें तो राज्य सरकार के लिए भी शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए ना केसी त्यागी जी। अगर भाषा के आधार पर बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है, फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लगाए मुख्यमंत्री को फोन, देवेंद्र फडणवीस को, बोले कार्रवाई करने के लिए, वहां पर तो कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन वापस लौट आते हैं एसआईआर के मुद्दे पर। एसआईआर के मुद्दे, आप केसी त्यागी जी अपनी बात पूरा करना चाह रहे हैं, फिर मैं लौट रही हूं। केसी त्यागी जी अपनी बात जल्दी से पूरी कर लें आप। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है चित्रा जी? आधार और राशन कार्ड को अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा। ये गलती नीतीश प्रशासन की है या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है? एक ठीक है। दूसरा, जहां वे सूची में शामिल या हटाए जाने व्यक्तियों की पहचान के सभी दस्तावेजों के निर्णय का अधिकार रखता है। और जो बड़ी बात है, 11 दस्तावेजों में से किसी एक को स्वीकार किया जाना पहले के 7 दस्तावेजों की तुलना में अधिक वोटर फ्रेंडली है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये जो 2003 की जो लिस्ट की हमारे मित्र चर्चा करते हैं जी, उसमें शामिल लोग और उनके बच्चों को छूट है, उनको अतिरिक्त दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। और भाई आजकल CPI-ML की संगत में है हमारे मित्र लोग, जिन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पावर कम्स आउट फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन, ठीक है, इट डज नॉट कम्स आउट फ्रॉम द बैलेट। तो CPI-ML नक्सलाइट जो हमारे मित्र हैं, वो तो कहते रहे कि राज सत्ता, ठीक है, मैं आरजेडी से इसका जवाब ले लूंगी कि बंदूक की नोक से ही क्या राज सत्ता मिलेगी। ठीक है, सुप्रिया श्रीनिधि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रिया जी, आपने केसी त्यागी जी की बात गौर से सुनी है, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जहां जहां चुनाव हारती है कांग्रेस पार्टी, वहां पहले लेकर आती थी ईवीएम का रोना, और अब लेकर आ गई है एसआईआर का रोना, और अपना सरदर्द खुद ही इस पार्टी ने बना लिया है। बिहार में चुनावी हार को देखते हुए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। सुप्रिया श्रीनिधि जी, ये मूर्खतापूर्ण बात है और मैं मूर्खतापूर्ण बातों का जवाब नहीं देती हूँ। अगर बीजेपी को ये रोना लग रहा है
तो उनसे ज्यादा देश विरोधी पार्टी दूसरी कौन होगी। आप लोगों ने बड़ी लेट जोड़ा मुझे, तो मैं पूरी बात केसी त्यागी जी की नहीं सुन पाई, लेकिन मैं कुछ उल्लेख चीजों का कर देना चाहती हूँ। और जितना धारा प्रवाह उन्होंने बोला जो मुझे अंत में सुनाई दिया, मैं आशा करती हूँ मुझे भी बिना रोके टोके आप मुझे अपना पहला वक्तव्य बोलने दीजिएगा। देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि ये राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस, ये सत्ता बनाम विपक्ष का मुद्दा नहीं है। ये बिहार बनाम किसी और राज्य का भी मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है एक ऐसे अधिकार का जो सब भारतीयों के पास है, और वो मौलिक अधिकार है कि इस देश के संविधान ने, ये जो संविधान है जिसने हमें सबसे ताकतवर हथियार दिया है, वो है वोट का अधिकार। इस देश के हर व्यक्ति के पास एक ही वोट है, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, दिहाड़ी मजदूर हो, प्रधानमंत्री हो, जज हो, वकील हो, आप बेरोजगार हो, रोजगार हो, आपके पास एक ही वोट है। और उस वोट की ताकत है जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से छीनने की कोशिश की जा रही है। आपने यहां पर बात की, और मुझे ऐसा लगता है कि एक भारतीय के लिए एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट उनका हक है, और एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का सबसे बड़ा आधार एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट है। और विपक्ष क्या मांग रहा है? क्या यहाँ पर हम या हमारा घटक दल जो बैठे हैं वो हम कह रहे हैं चांद तारे तोड़ के ले आइए हमारे लिए? अरे हम यही तो कह रहे हैं कि हमें डिजिटल रीडेबल वोटर लिस्ट की कॉपी दीजिए। मैं आपको कुछ चीजें उल्लेख कर देती हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इधर उधर की बातें, राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी। आपके मीडिया के साथी उन घरों पर गए, उन लोगों से मिले, और वहां पर दूध का दूध पानी का पानी हुआ कि 8 बाय 10 के कमरों में 80 लोग रजिस्टर है, जो सब फर्जीवाड़ा था। एक ब्रूरी में 60 लोग रजिस्टर है, फर्जीवाड़ा था। केरल की एक सीट पर जो बीजेपी ने जीती, वहां पर एक महिला कह रही मेरे घर में 9 लोग रजिस्टर, मैं तो एक ही व्यक्ति हूं। ऐसे तमाम उदाहरण सामने आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि बिहार की बात हो रही, मैं आपके सामने अगले 30 सेकेंड में कुछ उल्लेख कर देती हूँ, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी होगा। भीखू भाई हैं, संगठन महासचिव है बिहार के, उनके ऊपर जिम्मेदारी है बिहार का चुनाव भाजपा को जिताने की। उन्होंने लोकसभा में अमित भाई को वोट दिया था गुजरात में, अब वो बिहार में वोटर बन के पहुंच गए। तो लोकसभा में आप एक जगह वोट दीजिएगा, विधानसभा में आप आकर यहां दीजिएगा, आप संगठन महासचिव है, ये बड़ा खुलासा है। निर्मला देवी मेयर है, 2 जगह वोट है। विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री, बांकीपुर में भी वोट है, लखीसराय में भी वोट है। आगे सुनिए, पिंकी पासवान जी, उनके घर पर 10 वोटर रजिस्टर्ड है। कोई मुसलमान है, कोई पासवान है, कोई ठाकुर है, कोई किसी और जात का, कोई मैं इनको जानती ही नहीं हूं ये लोग कौन है। मैं और मेरा पति यहां रहते हैं। जमुई में 247 वोटर एक घर में, मुजफ्फरपुर में 269 वोटर एक घर में, औरई में एक ही मकान में 65 लोग रजिस्टर है। कौन ये लोग हैं, कहां के, किसी को नहीं पता है। अररिया में 1,58,770 लोगों के नाम काट दिए गए। ठीक है, आपको पता है जिंदों के नाम काट दिए गए, और मरे लोगों के नाम जोड़ दिए गए। 1 मिनट, और अंतिम बात, रोहतास में एक घर पे 60 वोट, कुछ में तो वोटर के नाम के आगे नाम नहीं है, डॉट लगी हुई है। ये डॉट वाले नाम के लोग भैया कौन है? एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है। मेरा अपना मानना है कि इस देश में अगर एक भी व्यक्ति के साथ वोट का खिलवाड़ होता है तो वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। और हम सब दलों को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष के हो, हमको एक स्वर में ईसीआई से साफ सुथरी वोटर लिस्ट। ठीक है, मैं बीजेपी से इसका जवाब ले लेती हूँ। आपने जो सवाल उठाया ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब देश की सर्वोच्च अदालत में एसआईआर को लेकर सुनवाई चल रही हो तो फिर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन के पीछे का मकसद माने क्या है, ये मैं आपसे समझूंगी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, अब यहाँ पर साफ साफ आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से कि चुनाव आयोग वोट की डकैती कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है, बीजेपी को सूट कर रहा है। तो बीजेपी और चुनाव आयोग एक दूसरे की भाषा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने भी जो आरोप लगाए, एक लिस्ट गिनाई है बिहार के मतदाताओं की, कहीं जो मरे हुए लोग हैं उनको जिंदा बता दिया, जिंदा लोगों को मरा बता दिया। तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी तो है ना चुनाव आयोग की। सुधांशु जी, क्या गलत कह रहा है विपक्ष? देखिए, आपके लाखों दर्शक जो देख रहे होंगे, और जो सुप्रिया जी बोली या जो राहुल गांधी आके बोलते हैं, मैं दर्शकों से पूछता हूं, ये एसआईआर के विरोध में जाता है तर्क, या एसआईआर के पक्ष में जाता है? अगर आप कह रहे हैं अमुक अमुक जगह आपके हिसाब से गलती पाई गई है, तो ये तो एसआईआर के केस को और स्ट्रांग कर रहा है कि इसका मतलब बहुत जरूरत है। और दूसरा, देखिए, गलत बयानी फिर की गई
कि साहब प्रक्रिया पूरी हो चुकी। नहीं साहब, किसने कहा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? 1 अगस्त तक ये टेंटेटिव लिस्ट बनी है और 1 सितंबर तक जिसको आपत्ति हो उसे आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है। उन चीजों के कंपैरेटिव जो कंपैरिजन के बाद फाइनल होगा और अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की है। 1400 या कुछ हजार लोगों ने पर्सनल लेवल पे किया है। तो जो बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी जी आके बोलते हैं वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? चलो व्यक्तियों से ही करवाइए ना, पार्टियां विरोध नहीं दर्ज कर रही हैं ऑफिशियली। और देखिए कैसे टोपीबाज लोग हैं ये लोग, सीधे ऑफिशियल स्टेटमेंट पे तो अप्लाई नहीं करेंगे, बयान देंगे मीडिया में और जवाब चाहिए ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन से। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं भाई, चुनाव आयोग से आप लिखित में पूछेंगे नहीं, क्योंकि लिखित में शपथ देना पड़ेगा। जैसे हम सब आप अपना जब वोटर के मतदाता का फॉर्म भरते हैं तो नीचे एक लाइन लिखनी होती है ना कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं या कहती हूं कि ये सारी जानकारियां सही हैं। वो नहीं लिखना है क्योंकि उसमें तो सजा होने का खतरा है, सदस्यता जाने का भी खतरा होता है। मगर मैं तो मीडिया में बयान दूंगा और चुनाव आयोग ऑफिशियल बोले। देखिए किस प्रकार का। और मैं सुप्रिया जी की एक बात से सहमत हूं, हाँ ये सिर्फ चुनाव की हार जीत का मुद्दा नहीं है, ये देश में घुसपैठियों के दम पे सत्ता कब्जाने के एक षड्यंत्र का मुद्दा है। ये एक चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। कितने लोग मृत हैं, कितने लोग दूसरी जगह हैं, कितने लोग वो हैं, वो सब तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर रखा, वो एक अलग बात है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये राहुल गांधी जी बेंगलोर की सीट का बोल रहे थे, उसी बेंगलोर सेंट्रल सीट में 2 और विधानसभाएं हैं, चामराजपेट और शिवाजी नगर, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? वहां कांग्रेस को 62% वोट मिला है क्योंकि वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड है। और आप साबित क्या करना चाह रहे हैं कि आपकी कर्नाटक में सरकार है, आपके सीएम को कुछ नहीं पता, आपके डिप्टी सीएम को कुछ नहीं पता, आपके प्रदेश अध्यक्ष को कुछ नहीं पता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक से वो किसी नहीं कर रहे हैं। और अगर कर्नाटक का मंत्री बोल दे रहा है गड़बड़ हुआ, फटाक से उसको निकाल बाहर कर दिया। मैं समझना चाहता हूं अपने नेतृत्व को नीचा दिखाने का जो काम कर्नाटक के नेतृत्व का राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ऐसा कोई उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने जो बातें कही है, मुझे लगता है एसआईआर के केस को इससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं किया जा सकता जितना यह विचार दुष्प्रचार करके करने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर छोटी सी एक बात कहता हूं, जब यह डाटा अवेलेबल हो गया है कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में 25% पॉपुलेशन से अधिक आधार कार्ड है। दूसरा नंबर, अगर अकेले किशनगंज में 5 महीने में 5 लाख लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, जिनके आधार कार्ड मालदा और 24 परगना के हैं, उसके बाद कोई कहे कि ये जांच नहीं होनी चाहिए, तो वो सीधे घुसपैठियों के दम पर लोकतंत्र पर डाका डालने का प्रयास कर रहा है। ये मेरा कहना है। सुप्रिया जी, वो कह रहे हैं लोकतंत्र पर डाका डालने का ये प्रयास है और एसआईआर की प्रक्रिया को आप लोगों के सबूत और ज्यादा पुख्ता करते हैं कि एसआईआर कितनी जरूरी प्रक्रिया है, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश के लिए। अगर बीजेपी के अंदर लेश मात्र भी, जरा सा भी, रत्ती भर भी लोकतंत्र के लिए सम्मान होता या इस देश के लिए जरा सी भी राष्ट्रभक्ति होती, तो इतने बड़े आरोपों के बाद वो बैटिंग चुनाव आयोग की ना कर रहे होते। वो सत्ता पक्ष होने के बावजूद विपक्ष के साथ अपनी आवाज मिलाते और कहते कि नहीं, गहन जांच होनी चाहिए, इतने इतने वोटर कहां से है। जिस बेंगलुरु सेंट्रल सीट का आप जिक्र कर रहे हैं ना सुधांशु जी, आप कहते कहते थोड़ा ज्यादा कह गए। 7 विधानसभाओं में से 6 हम जीते, 1 आप जीते, जहां पर 1,02,050 वोट फर्जी पाए जा रहे हैं। एक एक घर में आप 80-80 लोग कर रहे हैं, 1 स्क्वायर फीट पकड़ के लोग खड़े हुए हैं। क्या खड़े रहने की भी जगह नहीं होती 1 स्क्वायर फीट की? छोड़िए उन बातों को। असलियत यह है कि जब चुनाव आता है आपको घुसपैठिए याद आते हैं। बाकी 4.5 पौने 5 साल आपको ना घुसपैठिए दिखते हैं ना कोई और दिखता है। आपकी आंतरिक कले और आपके नेतृत्व को कैसे नीचा दिखाना, उस पर मैं अभी 2 मिनट में आपसे जरूर कुछ पूछूंगी। देखिए ऐसा है चित्रा जी, सुधांशु जी सत्ता पक्ष से आते हैं, विपक्ष के नेता ने, और वो सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, वो तो लोकसभा में नेता विपक्ष है, उन्होंने पूरे विपक्ष की ओर से कुछ साक्ष्य और सबूत देकर सवाल खड़े किए हैं। असलियत यह है उसके बाद इस देश के तमाम लोगों ने जाकर इलेक्शन कमीशन की बखिया उधेड़नी शुरू करी। एक के बाद एक जगहों के नाम आने लगे, एक के बाद एक जगहों की चर्चा होने लगी। इस पर चुनाव आयोग मुंह क्यों बैठा हुआ है? चुनाव आयोग हमसे कह रहा है हम एफिडेविट साइन कर ले। अरे मैं आपसे डंके की चोट पर कहती हूं, आप एफिडेविट साइन करके सुप्रीम कोर्ट में कह दीजिए आपकी सारी वोटर लिस्ट दुरुस्त है। आप वो कर नहीं पाइएगा, इसलिए नहीं कर पाइएगा क्योंकि आपकी वोटर लिस्ट में धांधली है। मैं यहां पर एक बात कहती हूं चित्रा जी, और आपके माध्यम से यह बात देश तक पहुंचनी चाहिए। आज बीजेपी से मैं पूछना चाहती हूं, आप क्यों नहीं जांच की मांग कर रहे हैं?
आप भी तो इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं। इस लोकतंत्र में अपना धर्म निभाइए, जांच की मांग कीजिए। आप रेफरी की बैटिंग क्यों कर रहे हैं भाई? आप भी तो जांच की मांग कीजिए कि कैसे इतने फर्जीवाड़े लोग आ रहे हैं। आप जांच की मांग कीजिए कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि आप एक कानून के तहत बोलिए कि कहां से इतने फर्जी वोटर आ रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष को धूमिल करने की बात करते हैं। हमने तो साक्ष्य दिए। और चित्रा जी, आपके घर में चोरी हो जाए, आप पुलिस के पास जाइए कि चोरी हो गई, पुलिस का नहीं जी, पहले सबूत दीजिए चोरी के, तब मैं देखूंगा। सुधाकर सिंह हमारे साथ सांसद आरजेडी के जुड़ चुके हैं। साक्ष्य है आपको दिखाने। लेकिन उसके पहले बात देंगे। कि अशोक लवासा, चित्रा जी एक सेकेंड, अशोक लवासा जो इस देश के चुनाव आयुक्त रह चुके, वो अलग बात है कि इनके साथ थोड़ी अनबन हो गई, चले गए छोड़कर। वो बिहार के निवासी 50 साल से, उनका भी वोट काट दिया गया। क्या गजब एसआईआर चल रही है, ये तो यही बता पाएंगे। मृत लोगों के कल सुप्रीम कोर्ट में जो 15-20 लोग जिनको मृत घोषित कर दिया, जो जिंदा आ गए, सिंह जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। बस एक जवाब मैं ले लेती हूँ जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी से। सुधांशु त्रिवेदी जी वो पूछ रही हैं कि आप लोगों को विपक्ष के साथ ताल में ताल मिलाकर चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए क्योंकि गड़बड़ी हो रही है वोटर लिस्ट में। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप लोग बड़े खुश क्यों नजर आ रहे हैं इससे, एसआईआर की प्रक्रिया से? जो कुछ फिर सुप्रिया जी ने बोला, अब मैं फिर दर्शकों से कहता हूं, देखिए लोग कैसी टोपी पहना रहे हैं। सुप्रिया जी ने कहा जांच का समर्थन क्यों नहीं करते, तो मैं दर्शकों से कहता हूं स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव जो वो हो रहा है रिवीजन, ये जांच नहीं तो और क्या है, ये जांच ही तो है। और रही बात इनकी गड़बड़ी, तो वाकई सुप्रिया जी बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। मैं दर्शकों से कहता हूं, महाराष्ट्र में एक सीट है धुले लोकसभा, धुले लोकसभा में 6 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभाएं हम 2024 में जीते, 5 विधानसभा में हमारी लीड थी 1,90,000। और छठी विधानसभा जानते हैं कौन सी थी? छठी में कांग्रेस ने पाया वोट 1,94,000। एक विधानसभा में लीड 1,94,000। दर्शकों को सोचना चाहिए। और यह विधानसभा कौन है? मालेगांव सेंट्रल। ये वही मालेगांव जो पिछले दिनों में आपने खूब सुना होगा। इस मालेगांव सेंटर में 90% मुस्लिम है। और सुप्रिया जी कान खोल के सुनिए, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 4% वोट बढ़ा, मालेगांव सेंटर में 43% वोट बढ़ा। कितना? 43.8% वोट बढ़ा। जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? मगर ना 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 ना, ना मालेगांव को थोड़ी उठाना है। एसआईआर इसीलिए जरूरी है पूरे देश में। और देखिए ये वही लोग हैं जो घुसपैठियों की बात हम आज नहीं करें। सीए में ये घुसपैठियों के खिलाफ खड़े, एनआरसी के ये खिलाफ खड़े कि घुसपैठियों की जांच ना हो। और जिस सीट के ऊपर यह माना जाता है कि देश में सबसे ज्यादा घुसपैठिए हैं, जहां डेमोग्राफी सबसे ज्यादा चेंज हुई है, असम की धुबरी सीट, वहां से कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी से 3 गुना बड़ी विक्ट्री, जहां पिछले 25 साल में सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो हम बात कह रहे हैं बहुत गंभीरता से कह रहे हैं। और ये वो पार्टी है चित्रा जी, इस देश में चुनावी धांधली की पहली पिटीशन किसने दायर की? अप्रैल 1952 में बाबा साहब अंबेडकर ने। इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के इलेक्शन को रिग किया, 14,000 से वो हारे, 78,000 वोट डिस्क्वालीफाई हुए। ये वो पार्टी जिसका प्रधानमंत्री ऑफिशियली न्यायालय के द्वारा चुनावी धांधली का दोषी पाया गया, इंदिरा गांधी 1975, इसलिए इमरजेंसी लगानी पड़ी। और संसद के अंदर वोट देने में, धांधली करने में यदि ऑफिशियली कोर्ट के द्वारा कोई पार्टी दोषी पाई गई, तो 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें साबित हुआ कि कांग्रेस ने अपनी सरकार रिश्वत देकर बचाई। तो ये मैंने सिर्फ 3 चुनावी दो बार दोनों लोगों ने बोल लिया है। सुधाकर सिंह जी सांसद हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत देर से वो हमारे साथ विंडो में बने हुए हैं। जल्दी से उनकी टिप्पणी, आप ही के विपक्ष के ही नेता हैं सुधाकर सिंह जी, नाम लेके बोला है। अच्छा जल्दी से बोल लीजिए, मेरा नाम लेके बोला है। बोलिए 2.5 मिनट उनको सुना है। बोलिए। अरे अपने सीनियर पार्टनर सबसे पहले तो सुधांशु जी थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए एसआईआर के बारे में। अरे सुनिए, प्यार से सुनिए, प्यार मोहब्बत से शो करिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू नहीं है सर, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है। आपको पता ही नहीं एसआईआर क्या है, आप क्या एसआईआर पे बहस कर रहे हैं। और सुधांशु जी, आप ये जो नीचा दिखाने की बात कर रहे थे नेतृत्व को, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का चुनाव हुआ, जहां पर अमित शाह जी का खेमा संजीव बालियान जी के साथ था और राजनाथ सिंह जी का खेमा राजीव प्रताप रूडी के साथ था, आपने किसको वोट दिया, जरा ये भी बताइएगा। एनआरसी के लिए आप सदन में कहते हैं एनआरसी नहीं होना, विपक्ष की बात हमसे कह रहे हैं। और बाबा साहब को एक एमएलए होने के बावजूद उन्हीं की पार्टी से जिताकर सारे के सारे कांग्रेस एमएलए ने राज्यसभा भेजा था। यह सत्य है, इसको तोड़ा मरोड़ा मत करिए।
हर बार झूठ बोलकर, हर बार व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ के थोड़ी जाइएगा, लेकिन जाते जाते ये जरूर बताइए संजीव बालियान या राजीव प्रताप रूडी में से वोट किसको दिया आपने? आप राजनाथ सिंह जी के साथ खड़े थे या अमित शाह के साथ खड़े थे? ये बात आप जरूर बताइए आप, क्योंकि सिर्फ उटौवल तो वहां दिखा सबको, आप दूसरे के सिर्फ उटौवल की क्या बात करते हैं? अब मामला थोड़ा अलग चला गया। अब जल्दी से एक लाइन में आप जवाब दे दीजिए। सुधाकर सिंह जी क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं? हाँ, एक लाइन। अरे अच्छा मामला है, जवाब ले लीजिए, अच्छा मामला है, हेडलाइन बनेगी, अच्छा मामला है, जवाब लीजिए आप, हिम्मत दिखाइए। दोनों बातों का जवाब देता हूं, मैं बताना चाहता हूं। पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूं, ये खड़गे जी और सोनिया जी ने किसको वोट दिया? राहुल गांधी ने बीजेपी को वोट दिया ना। आप बताइए, जवाब दीजिए। भाजपा को जिंदगी में पहली बार वोट दिया है भाजपा के किसी नेता को, राहुल जी और सोनिया जी ने। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सदस्य नहीं किसको वोट दिया? हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सदस्य नहीं है साहब, या फर्जी चाणक्य के साथ थे? आप बोल रहे तो आपको बताना पड़ेगा। इधर उधर की बात ठीक नहीं है, आप बोल रहे हैं, मैंने बीच में नहीं बोला। क्या आप बात करते हैं अपने बारे में? वो कह रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सदस्य नहीं है, मामला कहीं और जा रहा है, मामला कहीं और जा रहा है, मामला कहीं और जा रहा है। वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सदस्य नहीं है। सुधाकर जी जैसे जुड़ेंगे बताएगा, वरना कंचना यादव जी अपनी टिप्पणी करना चाहती हैं जल्दी से 1 मिनट में। कैसी त्यागी इसके बाद में बोलिए बोलिए सुधाकर जी जल्दी से। कंचना क्या तरीका है बीच में लगातार डिस्टर्ब करने का? चित्रा जी, मैं सुप्रिया जी से कहता हूं, ये व्हाट्सएप वर्ड मत यूज किया करिए, खर्रे बोल रहे हैं। अप्रैल 1952 में बाबा साहब अंबेडकर ने पिटीशन दायर की है चुनावी धांधली की, आके कुछ भी बोलने लगती है व्हाट्सएप चैलेंज करके कहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर को राज्यसभा कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले को 1972 में पद्म भूषण देने वाले लोग, बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ 2 बार चुनाव प्रचार करने वाले नेहरू जी के बोलो, और भारत के चुनाव की पहली धांधली के शिकार बाबा साहब अंबेडकर। जब उन्होंने रिजाइन किया तो संसद में बोलने नहीं देने वाले लोग, बिल्कुल बाबा साहब अंबेडकर का नाम करिए व्हाट्सएप बाबा साहब अंबेडकर का नाम आप मत लिया। चलिए ठीक है, मैं लेकर आऊंगी कंचना यादव को। ठीक है। जैसे ही आरजेडी के साथ जुड़ेंगे आप बताएगा। कंचना यादव हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी के सूबे में मौजूद हैं। केसी त्यागी जी उसके बाद में फौरन आपके पास होंगे, इधर उधर नहीं जाते हुए, एसआईआर पर रहते हुए। कंचना यहाँ पर सीधा सा सवाल है कंचना यादव जी आपसे। देखिए यहाँ पर प्रक्रिया वोटर फ्रेंडली है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी की गई है। बीते 2 दिनों की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। यह भी कहा गया है कि वोटर को हटाना और जोड़ना आयोग के दायरे में है। अब 17 अगस्त को आप जनता के बीच जाकर यह तय कीजिए चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, उससे क्या हो जाएगा? चुनाव तो अपनी नियत प्रक्रिया से जारी रहेगा ना कंचना यादव जी। देखिए ताकत दिखाकर सड़क पर क्या बताना चाहती है आरजेडी? सबसे पहले सुधांशु जी का मैं 2 झूठ यहाँ पर बताना चाह रही हूँ। पहला झूठ यह बोल रहे हैं कि हमने कोई कंप्लेन नहीं की। हमारे बीएलए हजारों कंप्लेन किए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ना अपने साइट पर दिखा रही है, ना किसी प्रेस नोट पे दिखा रही है और ना ही बता रही है। हमारे पास पूरा का पूरा डेटा है और हजारों डेटा है जो जा जाकर हमारे बीएलए हमारे कार्यकर्ता कंप्लेन कर रहे हैं। कहीं वो रिसीविंग हमें दे रहे हैं, कहीं वो रिसीविंग हमें नहीं दे रहे हैं और माहौल ये बना रहे हैं हम तो कोई कंप्लेन ही नहीं कर रहे। अरे हम कंप्लेन कर रहे हैं, आपके तक नहीं पहुंच रहा तो अलग बात है, आप सुनना नहीं चाहते तो अलग बात है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि आपने सीए किया, एनआरसी किया और अभी जो एसआईआर कर रहे हैं आप किसको पकड़ने के लिए? घुसपैठियों को पकड़ने के लिए। कितना घुसपैठिया आपने पकड़ा? इसमें 0। और इसके पहले सीए एनआरसी में कितना घुसपैठिया आपने पकड़ के बाहर निकाला? कितना निकाला? 2014 से जब से आपकी सरकार आई हुई है 1822, इससे ज्यादा नहीं, 1822। और पता है 80,000 से ज्यादा यूपीए सरकार में निकाले गए थे घुसपैठिए। तो सिर्फ आपके चिल्लाने से कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं ताकि घुसपैठिए निकाल सके। कितने घुसपैठिए निकाले आप बता दीजिए। आंकड़े तो कहते हैं कि आप बस चिल्लाते हैं, कुछ करते नहीं है, तो झूठ मत बोलिए। दूसरा कि जैसा कि केसी त्यागी जी ने कहा, सीनियर व्यक्ति है कि 2 नाम अगर एक्स्ट्रा ऐड हो गए, अगर 2 जगह ऐड हो गए, 2 नाम की बात ही नहीं चित्रा जी। 65 लाख लोगों का नाम काटा गया और इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हम नहीं देंगे डेटा, तो आप क्या कर लोगे? हम तो बात ही नहीं है। यहाँ तो पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ के लोगों के 2-2 वोटर आईडी कार्ड भी मिल रहे हैं ना। अब ये तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि भैया 2-2 आप वोटर आईडी कार्ड रखे हुए हो, चलो एक वापस करो। ये तो नेताजी लोग कर नहीं रहे हैं ना, चाहे सत्ता पक्षी हो चाहे विपक्ष के हो। चित्रा जी हमारे जो है 2 नहीं है, हमारा एक जो बंद हो चुका। आप आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी जी ने बताया कि वो वैलिड नहीं है अब एक, क्योंकि उन्होंने बंद करवा दिया उसको। लेकिन बात यह है कि अभी सुधाकर जी जुड़े थे, हो सके जुड़ेंगे, वो बताएंगे कि कल वो 17 जीवित लोगों को लेकर आए थे जिनका नाम एसआईआर में उन्होंने मृत्यु में डाल दिया। और ऐसे सिर्फ 17 लोग नहीं है, हजारों लोग हैं। अगर इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ट्रेन मुहैया करवा दे तो लाखों लोग आज कोर्ट में आने को तैयार हैं। कोर्ट जब मामले की सुनवाई कर रहे हैं, सड़क पर उतरने की क्या जरूरत है? ये भी
सवाल पूछा नहीं, जा रहा क्यों नहीं है। उतरने की जरूरत है? देश की विपक्ष- सर्वोच्च अदालत पर भरोसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो सभी को मान्य होगा। एक बात बता दीजिए, हाँ। तो आप भी चुप रहिए, आप भी मत बोलिए, आप भी हाँ। वेट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे तो हम इस पर कोई डिबेट करवाएंगे, अदरवाइज डिबेट नहीं करवाएंगे। मैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में बता भी रही हूँ जैसे ना। आप मीडिया से हैं और आपका ये काम है डिबेट करवाना इस पर, क्योंकि आप मीडिया से हैं, वैसे हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है, हम चाहे सदन में बोले, चाहे सड़क पर बोले, चाहे जनता के बीच में जाए, फिर हम किस लिए? हम घर में बैठकर ढोल बजाने के लिए हैं? हाँ। विपक्ष का काम ढोल बजाने के लिए है क्या? सुप्रीम कोर्ट की जो आप भी बातें अब डिबेट तक मत सामने आई करवाइए है, इस पर, आप भी SIR पर आज से कोई खबर नहीं चलवाइए, ना ही हाँ। विपक्ष कुछ बोलेगा। हाँ। आप अपना सारा चैनल बंद करवा दीजिए कि SIR पे तब तक कोई खबर नहीं चलेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाएगा। हाँ। भाई विपक्ष में है, हमारी जिम्मेदारी है। अरे सत्ता- मेरी जनता जिम्मेदारी के है लिए ना खड़ा सुप्रीम होने के कोर्ट लिए। जो टिप्पणी कर रहा है उसको देश तक पहुंचाना। सुप्रीम कोर्ट ने एक भी बार मुझे नहीं लगा है चुनाव आयोग को लेकर कोई बहुत सख्त टिप्पणी की हो, पूरी डिटेल मैंने देखी है। क्यों नहीं? तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आधार नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है, तमाम बातें वोटर प्रक्रिया को वो फ्रेंडली बता रहे हैं SIR की, जिसको लेकर आप लोग इतना ज्यादा विरोध कर रहे हैं, यही तो बात है ना। ना हमने SIR को लेकर विरोध किया था, ना हमने ये कहा था कि इसको रोक दीजिए, हमने ये कहा था इसमें टाइमलाइन दीजिए, इसमें प्रोसेस को फॉलो करिए, इसमें डॉक्यूमेंट्स को बढ़ाइए। आज भी हमारे तरफ से जो वकील है यही आर्गुमेंट कर रहे हैं कोर्ट में कि आप ये डॉक्यूमेंट, अभी कोई फैसला नहीं आया है चित्रा जी, अभी कोर्ट क्या फैसला देगा उसका इंतजार करने की जरूरत है, क्या और डॉक्यूमेंट ऐड होंगे या नहीं होंगे, तो कोई फैसला नहीं है। लेकिन हमारा आर्गुमेंट रहेगा डॉक्यूमेंट्स बढ़ाए जाए, हमारा रहेगा कि टाइमलाइन बढ़ाया जाए, हमारा रहेगा कि इसको बिहार के नवंबर से होने वाले इलेक्शन से आप कतई मत जोड़िए। और अगर आपको करवाना है, यूपी में चुनाव आ रहा है, असम में चुनाव आ रहा है, क्यों नहीं आज अभी से आप शुरू करवा देते? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर पूरी प्रक्रिया में खामी मिली तो हम इसको रद्द कर देंगे, लेकिन अगर रद्द नहीं होता है, SIR की प्रक्रिया सही मानी जाती है तो उसका भी तो वेलकम करना पड़ेगा ना। तो फिर उसके बावजूद क्या 17 तारीख को विरोध प्रदर्शन होगा? कई ऐसे सवाल है जिसको लेकर मैं आऊंगी। केसी त्यागी जी बहुत देर से चुप है, उनकी एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। केसी त्यागी जी, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं आप लोगों की पार्टी पर, आप जवाब देते हैं सर। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है मैं उसी से शुरू करना चाहता हूं, और मैं दोनों अपनी बहनों को बताना चाहता हूं, एक तो आधार कार्ड और राशन कार्ड जो आप लोगों की मांग थी उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता। आप सुप्रीम कोर्ट में आस्था रखते हैं या नहीं रखते हैं? दूसरा, जो महत्वपूर्ण है वो मैं सारा लंबा चौड़ा ना करके, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है कि इसमें कोई गैर कानूनी या बिगड़ पाया जाता है तो पूरी प्रक्रिया खारिज भी की जा सकती है। हाँ। यह निर्णय सितंबर तक लिया जा सकता है। बिल्कुल कंचना जी, बहुत प्यार के साथ आपसे कहता हूं मैं, 55,000 आपके BLA वहां मौजूद थे, इक्वल टू बीजेपी। एक की द्वारा किया गया ऑब्जेक्शन आप मुझे बता दें। हाँ, एक बताते हैं। नेम वन, नेम वन। दूसरा, अभी भी 1 सितंबर से लेकर के देखिए, होमवर्क भी कीजिए थोड़ा। हम भी आपकी तरह से सारी जिंदगी विपक्ष में रहे हैं, हम भी होमवर्क करने के आधार पर आपसे कह रहे हैं, आप होमवर्क करके बताइए कि 55,000 लोगों ने जो आपके BLA थे उनको मौका दिया गया था टू प्रोटेस्ट ऑन द स्पॉट। अब फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कंचना जी कि 1 सितंबर तक आप लिख के दीजिए, अपनी आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट को दीजिए। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वो इलेक्शन कमीशन को चुनौती देगा। और चित्रा जी, ये आज चुनाव आयोग के आरोप लगा रही हैं, मैं बहुत स्नेह भाव से अपनी दूसरी बहन से कहना चाहता हूं कि मैं जब राज्यसभा में था तो मेरे बाजू वाली सीट पर एक सज्जन और राज्यसभा में थे मेरे साथ, उनका नाम था श्री MS गिल। वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे कांग्रेस के शासनकाल में जी। वो राज्यसभा में आपकी पार्टी के टिकट पे कैसे आ गए? एक, दूसरा, इतना ही नहीं, वो सेंट्रल कैबिनेट में मिनिस्टर बन गए। लेकिन हमने या जनसंघ के लोगों ने या कम्युनिस्टों ने या सोशलिस्टों ने कभी ये नहीं कहा, जैसे आपने लिख दिया बूट चोर, हमने नहीं कहा MS गिल चोर है। हमने MS गिल की प्रतिष्ठा रखी, उनको राज्यसभा में भी रखा, आपकी पार्टी के मेंबर होते हुए वो मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, हमने कभी विरोध नहीं किया। तो आप लोकतंत्र के स्थापना के समय की सबसे बड़ी पार्टी हैं। नहीं, आपने कहा कि आपकी पार्टी में होते हुए वो मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटने के बाद पार्टी ज्वाइन की और फिर राज्यसभा के सांसद हुए।
क्या क्या है सर? नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्री MS गिल जी। उसके बाद जब उनका टर्म खत्म हो गया, तो वो कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा, एंड नॉट ओनली दिस, उनको मिनिस्टर बनाया और वो मेरे साथ राज्यसभा में थे। मैं चाहता हूं क्या उस समय उनकी तटस्थता, उनकी न्यूट्रलिटी ठीक थी, हाँ या ना? और क्या कभी मैंने या हमारे जनसंघ बीजेपी के मित्रों ने उनकी तटस्थता पर कभी सवाल उठाया? चूंकि वो संवैधानिक पद था। हम 1000 बार गए चुनाव आयोग में अपनी बात कह करके, बल्कि रोज जाते थे जब भी चुनाव होता था, लेकिन हमने चोर, बेईमान, देशद्रोही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है सुप्रिया जी, आप भी ऐसे परिवार से आती हैं जिनका लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास रहा है, और 19 महीने जेल में रहे आपके पिताश्री मेरे साथ, वो भी लोकतंत्र का ही हत्या हो रही थी उस समय। बोले सुप्रिया जी, वो कह रहे हैं कि MS गिल जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके हटते ही राज्यसभा भेज दिया गया, उनको मंत्री बना दिया गया। तो कांग्रेस पहले अपने अंदर झांक कर देखे कि क्या क्या फायदा पहुंचाती रही है वो इस तरह के लोगों को, फिर बीजेपी या दूसरे पार्टियों पर निशाना साधे। मैं उनकी बात का जवाब अभी बस थोड़ी ही देर में दूंगी, और उनके स्नेह से मैं बहुत अभिभूत हूं कि वो मेरे मृत पिता को भी इस डिबेट में ले आए, बहुत अभिभूत हूं, उसका मैं जवाब दूंगी। लेकिन मैं आपके व्यूअर्स को एक छोटी सी 30 सेकंड में कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी है भीखू भाई दलसानिया जी की। ये गुजरात के रहने वाले हैं, ये बीजेपी बिहार के संगठन महासचिव, महामंत्री बनाए गए हैं। इनको गुजरात प्रोजेक्ट में लाया गया है। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने गांधीनगर में अमित शाह जी को वोट दिया था। अब ये बिहार में वोटर बन गए हैं। इनके नाम के आगे कोई घर का पता नहीं है, इनके नाम के आगे और कोई डिटेल नहीं है, इनके नाम के आगे बस इनका नाम लिखा हुआ है, ये बिहार के मतदाता बन गए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये इन्होंने 5 साल कहाँ वोट दिया है। अगर ऐसे ही होने लगेगा कि लोकसभा में कहीं वोट दूंगा, विधानसभा में जाकर कहीं दूंगा और बीजेपी के सर्वोच्च पदों में से एक बैठूंगा, तो ये कौन सा मखौल उड़ाया जा रहा है, इसका जवाब दिया जाए। यहाँ पर केसी त्यागी जी ने जिक्र किया MS गिल साहब का, भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। मैं तो यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ, और यहाँ पे पूछना जरूरी है कि एक व्यक्ति बना, उसकी न्यूट्रलिटी पर आपने सवाल नहीं किया, तो ये आपका बड़प्पन नहीं है। हो सकता है उन्होंने ऐसा कोई काम ना किया हो, लेकिन रंजन गोगोई एक जजमेंट दे के आ जाते हैं, अशोक लवासा डिसेंट जजमेंट देते हैं, प्रधानमंत्री के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करने का उनको हटा दिया जाता है, IMF चले जाते हैं, उनकी बेटी पर, उनकी पत्नी पर, उनके लड़के पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, अब उनका नाम बिहार की SIR से काट दिया जाता है। तो सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि जब प्रधानमंत्री मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच करते हैं, तो राजीव कुमार जी जो अभी अभी चुनाव आयुक्त के पद से हटे हैं, वो नोटिस JP नड्डा जी को भेजते हैं, बाकी सबको नोटिस उन्हीं को भेजा जाता है। तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी पर और साख पर दिक्कत है। मैं बार बार एक बात कहूंगी, और केसी त्यागी जी, मेरी भी लोकतंत्र में उतनी ही आस्था है जितनी आपकी है, शायद उससे थोड़ी ज्यादा, थोड़ी धृष्टता से कहूंगी। इसलिए मैं ये कहूंगी कि इस लोकतंत्र में, इस संविधान की दी हुई वोट की ताकत का अगर एक भी व्यक्ति के लिए हनन होता है तो तफ्तीश जरूरी है। चुनाव आयोग एक रेफरी है, चुनाव आयोग के ऊपर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दारोमदार है, और अगर वो ये ऐसा नहीं करेगा तो क्या उसको कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए? ये कैसी बात हो रही है? और एक छोटी सी बात चित्रा जी, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, आपने ये मुझ पर भी टिप्पणी करी थी, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला था, फिर आपने कंचना जी से भी कहा कि सड़क पर उतरने की क्या जरूरत है। जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। ये बात और ये शब्द मेरे नहीं, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के थे। और ये जरूरी है कि याद दिलाया जाए यहाँ पर कि सड़क से संसद तक लोकतंत्र का जीवित रहना जरूरी है, और इसलिए जरूरी है सड़क से संसद तक का लोकतंत्र का जीवित रहना, जिससे कि लोगों के मुद्दे उठे। फिर तो बीजेपी जब प्रदर्शन करती थी कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ, तो क्या वो गलत करती थी? वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार था, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ठीक है, 60% से ज्यादा 68% वोट इस देश के विपक्ष को पड़ा है, और अगर हम लोगों के मुद्दे नहीं उठाएंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, हमें तो लाठियां पड़ी, हमें तो बैरिकेडिंग लगाई गई। इंडिया गठबंधन का अलग है और क्षेत्रीय पार्टियों का अलग है। पूरी तरह से विपक्षी दलों को आप मत जोड़ लीजिए। अब उसमें इंडिया गठबंधन का अलग है और अलग जो क्षेत्रीय पार्टियां दूसरी हैं उनके अलग हैं। लेकिन सुधांशु जी, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि सड़क पर उतरकर राम मनोहर लोहिया की कोर्ट का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सड़क अगर सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, इस तरह की बातें वो कर रही हैं। इसी वजह से सड़क पर उतरकर आप लोगों को ठीक करना जरूरी है। सुधांशु जी, हम हर बात का इस
बिंदुवार प्रांशु जी वोट किसको एमएस दिया था गिल ये ने भी कांग्रेस को बताइएगा क्या मुद्दे फेवर पर किया, दर्शकों को याद दिलाता हूं। अरे भाई मैं तो मेंबर ही नहीं हूं, कहां आपकी सुई अटकी हुई है? जो मेंबर नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। आप क्या हो सकता चल जाता हो। सारे एमपी एक्स-एमपी मेंबर होते हैं, कैसे मेंबर नहीं है आप? किसको झुठला रहे? सारे एक्स-एमपी और एमपी दे सकते हैं वोट। अभी मेन मुद्दे पर आते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर उधर तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप कहां लेकर आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन का? बिहार वाले मुद्दे पर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अब वो नहीं बोलेंगी, नहीं बोलेंगी, बोलिए नहीं बोलेंगी। कवर मत, कवर फायरिंग मत बोलिए, बात उन्हीं को कर लेने दीजिए। एमएस गिल ने कांग्रेस के साथ क्या भेदभाव किया वो मैं याद दिलाना चाहता हूं। अटल जी की सरकार अप्रैल 1999 के पहले हफ्ते में गिरी, एक वोट से सरकार गिरी, मई में चुनाव हो जाने चाहिए थे, मगर चुनाव आयोग 6 महीना पीछे ले गया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि एक वोट की सहानुभूति अटल जी को न मिल जाए। इसलिए सितंबर 99 में चुनाव हुए, अक्टूबर में कोई दर्शक जाके चेक कर ले। और उसके बाद भी भगवान की कृपा रही कि भाजपा को फिर 182 सीटें मिली और एनडीए को ज्यादा बढ़कर सीटें मिली, 300 से ऊपर। उस एहसान का बदला चुकाने के लिए भारत के इतिहास का पहला चुनाव आयुक्त जो मंत्री बना सरकार में, वो एमएस गिल थे, जो आपने कहा कुछ ऐसा काम किया ही ना हो, समझ में आता। सेकेंड पॉइंट, अब आते हैं आज के बिहार पे। देखिए मैं दर्शकों से कहता हूं आज 13 अगस्त है, यानी 13 दिन पूरे हो गए हैं। 65 लाख वोट संदिग्ध में आए हैं। जरा 65 को 13 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 5। इंडी गठबंधन यानी 5 लाख, इंडी गठबंधन के सारे दलों को मिलाकर 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट है। मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं। अब 5 लाख को 1.6 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 3.1। यानी ये इनके गठबंधन के जो बूथ लेवल एजेंट हैं, अगर केवल एक दिन में 3 परिवारों का कंफर्मेशन किए होते, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खा के भी किए होते, तो अब तक पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी होती, जो धेरे भर की नहीं है। और अगर ये कह रहे हैं कि कोई रिपोर्ट है तो क्यों नहीं सोशल मीडिया में पोस्ट करते? क्यों नहीं आरजेडी अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करती है? मैं फिर कह रहा हूं 65 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 5, 1.6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3.1। 3 वोट एक दिन में चेक किए होते तो अब तक पूरा हो गया था। फिर भी नहीं है तो अभी 18 दिन बाकी हैं। केवल 2 वोट एक दिन में इनका एक वोटर चेक करेगा, यानी लंच और डिनर कर करके भी, तो भी बहुत आराम से हो जाएगा। मगर काम तो क्या करना है वो मैं बताना चाहता हूं। सुप्रिया जी, हमारे यहाँ संगठन मंत्री फुल टाइम वर्कर होता है, वो जहां होता फिर दूसरी जगह आता है। एमएलए एमपी भी नहीं बनता है, आपके यहाँ पार्ट टाइम की तरह नहीं होता हमारे यहाँ। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, यहां पर ये क्यों चिल्ला रहे हैं, उसका कारण है वो वोट बदलता रहेगा जहां जहां जाता रहेगा। क्या मखौल उड़ा रहे हैं आप लोकतंत्र का? और कैसी बारी की बात आप कर रहे हैं? कुछ सोचकर जब आप बोल रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे। होता है कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल होता है। अब मैं दूसरी बात कहूंगा, भारत पे अधिकार है भाई, संवैधानिक अधिकार है। कोई कहीं भी शिफ्ट होगा, किसी का ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे शहर में सेटल हो जाता है, वोट नहीं ट्रांसफर होगा। इसीलिए चेक करने की जरूरत है। तभी तो कहा गया 2003 से पहले का आधार दिखाओ। ये भारत के अंदर वोट शिफ्ट करने की तो बात कर रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए उनके लिए कुछ नहीं। रोहिंग्या का वोट मान लिया जाए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये आज ये वोट चोर गद्दी छोड़ लेके क्यों खड़े? 99 के खुमार में जब ये लोग पटाखे फोड़ रहे थे तो इन्हें उम्मीद थी कि गठबंधन की सरकार तो मोदी जी ने कभी चलाई नहीं है, चल नहीं पाएगी। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी या पासवान जी कभी ना कभी तो झटका दे देंगे। अब 1 साल पूरा हो गया, पूरी तरीके से एनडीए मजबूत दिखने लगा, और इतना ही नहीं दिखने लगा, वक्त बोर्ड तक पे साथ दे दिया। तो अब क्या हुआ होगा, मैं सिर्फ दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर जॉर्ज सोरेस ने ओपनली बोला था कि $1 बिलियन रखा है मैंने मोदी की सरकार को हटाने के लिए, अब चुनाव के द्वारा तो सरकार हटती दिखी नहीं, गठबंधन के द्वारा सरकार डगमगाती दिखी नहीं, तो अब कहीं ना कहीं से तो करंट चुहाई होगा, कहीं ना कहीं बटन दबा होगा, तो मजबूरी है आज आके बोलना। इसीलिए संवैधानिक प्रक्रिया से, न चुनाव आयोग से, न न्यायालय से, न संविधान के संसद के अंदर बोलना है, बाहर आके बोलना है, मजबूरी है। चूंकि मीडिया में सपोर्ट करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, राइटर्स अभी बहुत सारी ऐसी बातें लिखेंगे ना जहां पर वो $बिलियन काम कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है दर्शक तय कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक विचार दिया है, बाकी विवेकशील दर्शक अपने आप। एक छोटा सा जवाब सुधांशु जी, लेकिन 17 तारीख को जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ उतरेंगे बिहार की सड़कों पर, अलग अलग जिलों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, वो आपके लिए मुश्किलें पैदा करेंगी या नहीं करेंगी? डर तो नहीं गई बीजेपी इससे? वो ये बताता हूं। चुनाव आयोग में जब ये लोग कल गए, चित्रा जी, इसका एक लाइन में जवाब देता हूं। चुनाव आयोग ने कहा 30 लोगों को भेज दीजिए। खड़गे जी क्या बोले?
नहीं हम कुछ लोगों को भेजेंगे तो दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे, यानी हमें पूरे 300 लोग चाहिए। हाँ। फिर मैं कह रहा हूं खड़गे जी का रिकॉर्ड दिया गया बयान है, अगर कुछ लोगों को भेजेंगे बाकी नाराज हो जाएंगे, इसका मतलब इनमें आपस में ये का नहीं है। ये तेजस्वी यादव जी और राहुल जी के बीच में ये उसी बांग्लादेशी वोट की लड़ाई है। ये इमारते शरिया के जो पटना में कार्यक्रम गए थे, इमारते शरिया के दरवाजे का एक किवाड़ पकड़ के खड़े हैं राहुल जी, एक किवाड़ पकड़ के खड़े हैं तेजस्वी जी। ये लड़ाई ये है, इसीलिए जब ये चुनाव आयोग में एक अपना प्रतिनिधि देने को तैयार नहीं है तो क्या खास नेता प्रतिपक्ष है? अन्यथा मैं कहता पूरा इंडिकेट गवर्नमेंट कहता राहुल जी जाके बात कराएंगे। इनका चुप हो गया वो, बोलिए बोलिए। अरे 5 मिनट हम लोग ये भी बैनर देखने नहीं आए। बोलिए बोलिए सुप्रिया जी। अरे तो आप अपने टर्न पे आप बौखला काहे जाते, इतना घबरा काहे जाते? आज हमने चूड़ी टाइट कर दी, पूछ के किसको वोट दिया, आप बौखला जा रहे हैं। ये जेम्स माइकल लिंगदो पूरा नाम लेकर कौन बखौल उड़ाता था चुनाव आयुक्त का? बीच में मत बोलिए, कौन उड़ाता था? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। किसने 2014 में ट्वीट करके ईसीआई के खिलाफ लिखा था, दे मस्ट बी अनबायस्ड, दे मस्ट बी दिस, दे मस्ट बी दैट? नरेंद्र मोदी ने। तो मुझे संवैधानिक संस्था की इज्जत मत सिखाइए यहाँ पर। और चित्रा जी, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को एक बात सूचित करनी जरूरी है। 65 लाख उन लोगों के नाम कटे जो फॉर्म नहीं भर पाए, लेकिन 3 करोड़ वो लोग हैं जिन्होंने दस्तावेज सबमिट किया है, जो फर्स्ट टाइम 2003 के बाद वोट बने हैं, उनको दस्तावेज सबमिट करना पड़ा है। 31 तारीख तक का टाइम है, ऑलमोस्ट आधा महीना निकल चुका है। चुनाव आयोग ये कब बताएगा कि उन 3 करोड़ लोगों में से किसके दस्तावेज ठीक है, किसके नहीं ठीक है? रोज रोज चुनाव आयोग कुछ ना कुछ ट्वीट करता है, क्यों नहीं रोज एक ट्वीट थ्रेड में बताता है कितने लोगों ने सबमिट किए, कितने दस्तावेज कबूल हुए, कितने रिजेक्ट हुए? क्योंकि इस 65 लाख में अभी और नंबर जुड़ने बाकी हैं। 8% वोट बिहार का कट चुका है। हाँ। अभी और वोट कटना बाकी है, ये असलियत है। इस पर चर्चा नहीं हो रही, चर्चा होगी इधर उधर की। दिक्कत की बात यह है कि 5 मिनट तक राष्ट्र का नाम संदेश सुनने कोई नहीं आया। चर्चा में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का मामला तो आप ही लेकर आई थी, चर्चा तो एसआईआर पर ही कर रहे थे। एनीवे, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में लगातार 2 दिनों की सुनवाई के दौरान हमने अहम टिप्पणी देखी, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा एसआईआर चुनाव फ्रेंडली है और चुनाव वोटर लिस्ट में किसका नाम काटना है, किसका जोड़ना है, चुनाव आयोग के पास ये पूरी ताकत है। अब ऐसे में कल फिर जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से क्या टिप्पणी की जाती है, क्या आता है निर्देश और क्या आता है फैसला, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन यह बात भी साफ है कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष की भौहें तनी हुई हैं और वो इसको मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतरने वाला है। हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।